Hey there, welcome to my YouTube channel. I have recorded this video keeping in view the importance of chapter 10 light, reflection and refraction for class 10 students. And in order to understand this chapter in detail, I just want you people to stay connected and stay tuned with my YouTube channel क्योंकि मैं ये चैप्टर को डिवाइड कर रही हूँ बहुत सारे पार्ट्स में. Now, first of all, we need to understand what the light is. Light is a form of energy which produces in us a sensation of vision. So, एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है लाइट जिसकी वजह से हम देख सकते हैं अपने आसपास की चीज़ों को. हमारी आंखें तभी काम करती हैं जब हम आसपास की चीज़ों को लाइट की वजह से देख पाते हैं. अब आप इमेजिन करके देखिए, आप किसी एक अंधेरे कमरे में आपको ले जाया गया है जहाँ पे आपके पास कोई पर्सनल सोर्स ऑफ लाइट नहीं है, जहाँ पर आपके पास आपका मोबाइल फ़ोन नहीं है जिससे आप टॉर्च ऑन कर सको, जहाँ पर आपके पास कोई टॉर्च अवेलेबल नहीं है या कोई आपके पास मैच बॉक्स अवेलेबल नहीं है कि आप माचिस को लिट अप करके और पूरे रूम को इल्यूमिनेट कर सको. सिंपली आपको एक अंधेरे कमरे में ले जाकर छोड़ दिया है. नाउ you will not be able to observe any object around you because there is no light at all. कहीं से भी एक भी किरण नहीं आ रही है लाइट की, तो हमें नहीं पता चल रहा उस रूम में कौन सा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है. तो अगर हमें किसी चीज़ को देखना है तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमें अपने आसपास लाइट चाहिए. और लाइट का सबसे मेजर सोर्स कौन है? सन इज़ द नेचुरल एंड द मेजर सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी. तो यही लाइट है जिसकी वजह से हम चीज़ें देख पाते हैं. थोड़ा सा इसको और समझने की कोशिश करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएगा आपका अंधेरा कमरा. अब यहाँ पे सिर्फ मैंने शो क्या कर रखा है कि आपकी आई है और आपकी आई यहाँ पे है. आप एक अंधेरे कमरे में हो लेकिन आपको आसपास के ऑब्जेक्ट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है कि आसपास क्या ऑब्जेक्ट्स हैं क्या नहीं हैं. लेकिन सडनली, क्योंकि अब आप दीवारों को ढूंढ रहे हो, आप देख रहे हो आसपास टच करके कि कुछ कोई चीज़, कहीं ऐसी चीज़ को टच किया जाए जहाँ से पता चल सके कि कहीं स्विच बोर्ड है. और फॉर्चुनेटली आपको अगर कहीं से स्विच बोर्ड मिल जाता है तो क्या करोगे, जैसे ही ये बल्ब ग्लो होना शुरू होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, दोबारा देखिए कि आपके पास जैसे ही उस बल्ब में से आती हुई लाइट इस टेबल के ऊपर गिरेगी तो वो लाइट इस टेबल के ऊपर पड़े ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी फॉल करेगी, टेबल के ऊपर भी फॉल करेगी. और उन किरणों को जब आपकी आंखों में जाना है ऑब्जेक्ट्स के साथ टकराने के बाद, तो आपको उस रूम में पड़े हुए ऑब्जेक्ट्स पता चल जाएंगे कि इस पर्टिकुलर रूम में क्या क्या ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं. सो लाइट इज़ दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस इन अस a sensation of vision, and we are unable to see anything in a dark room. And when we light up the room, the things placed in that room become visible to us. It helps to see various objects around us. जो हमारे पास लाइट है इसकी वजह से हमारे आसपास जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को हम ऑब्जर्व कर पाते हैं. इट इज़ इनविजिबल इन नेचर. ये लाइट की सबसे बड़ी खासियत है, जो थर्ड नंबर पे मैंने ये पॉइंट लिखा हुआ है कि ये जो लाइट है ये इनविजिबल नेचर की होती है, लेकिन जैसे ही किसी चीज़ों के ऊपर गिरती है तो उन चीज़ों को विजिबल बना देती है. अब खुद इनविजिबल नेचर में है. अब आप कहोगे हमारे रूम में जो लाइट है हमें उसका कलर नज़र आता है कि किस कलर की लाइट है. ठीक है, क्यों? क्योंकि अब आपके रूम में हो सकता है एक येलो कलर का बल्ब लगा हो जिसमें से येलो लाइट निकल के आ रही हो, एक वाइट कलर का बल्ब लगा हो जिसमें से वाइट कलर की लाइट निकल के आ रही है. ऐसा हो सकता है आपने कोई ऐसी लेज़र लाइट की एक ऐसा मशीन लगा रखी है जिसमें से डिफरेंट पैटर्न्स, कलर के पैटर्न्स निकल के आ रहे हैं, रेड कलर के, ग्रीन कलर के, ब्लू कलर के. सो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स निकलने के लिए आ रहे हैं, वो डेकोरेटिव लाइट्स जिसको हम बोलते हैं. तो ऐसा भी हो सकता है कि आप कह सकते हो कि इसमें लाइट का तो कलर है, बट द थिंग इज़ जो एक्चुअल में लाइट होती है, जो सन से आने वाली लाइट है, ये इनविजिबल नेचर की है. लेकिन जैसे ही ये चीज़ों के ऊपर गिरती है तो उन चीज़ों को विजिबल बनाती हैं. अभी आपको मेरी बात सही नहीं लग रही होगी, बट यू हैव टू मेक दिस
थिंग हैपन विद योर सेल्फ। कैसे कर सकते हो कि आप खुद समझ पाओ कि कैसे हमारी लाइट जो है इनविजिबल नेचर की है। तो आज रात को आप एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। आप क्या करिए, एक अपने हाथ में टॉर्च लीजिए और अपने घर की छत पे चले जाइए। इफ़ यू आर नॉट हैविंग अ रूफ, मीन्स इफ़ यू आर लिविंग ऑन इन अ अपार्टमेंट एंड योर अपार्टमेंट इज़ एट द ग्राउंड फ्लोर एंड यू कैनॉट मूव टू द रूफ ऑफ योर होम, कोई भी कंडीशन हो सकती है। सो इन दैट केस यू जस्ट गो टू सम ओपन एरिया, किसी पार्क में चले जाइए, किसी ओपन एरिया में चले जाइए। तो क्या करेंगे हम, हमारे पास जो टॉर्च है, जो हम रात को वो टॉर्च लेके गए हैं अपने हैंड में, उस टॉर्च को एकदम स्काई की तरफ फोकस करके ऑन कर देंगे। आपको कुछ डिस्टेंस तक तो टॉर्च की लाइट नज़र आएगी। अगर आपकी टॉर्च वाइट लाइट एमिट करती है, आपको कुछ डिस्टेंस तक तो नज़र आएगा कि वाइट लाइट जा रही है। और अगर आपकी टॉर्च येलो कलर की लाइट एमिट करती है, आपको कुछ डिस्टेंस तक लगेगा कि येलो लाइट आगे की डायरेक्शन में जा रही है, ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन उसके बाद वो कहाँ चले जाती है, उस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद आपको वो लाइट नज़र आनी बंद हो जाती है। क्योंकि अब ये लाइट आगे आगे जा तो रही है, टॉर्च से रेगुलरली लाइट निकल रही है, लेकिन उस टॉर्च के रास्ते में कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं आ रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है। इसीलिए वो लाइट जो है फर्दर हमें दिखाई नहीं दे रही कि आसमान तक क्यों नहीं पहुंच रही, क्योंकि वो जा तो ऊपर को ही रही है, लेकिन फिर भी हमें ऊपर पहुंचते हुए, आसमान की तरफ पहुंचते हुए क्यों नहीं दिखाई देती, क्योंकि उसके रास्ते में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है। सो लाइट इटसेल्फ इज़ इनविजिबल इन नेचर, लेकिन जैसे ही ये लाइट दूसरी चीज़ों के ऊपर गिरती है और चीज़ों के ऊपर गिरने के बाद हमारी आंखों में जाती है, तब हमें वो चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। सो हमें हमारे रूम में जो लगी हुई लाइट है वो क्यों विजिबल होती है, क्यों पता चलता है इसका वाइट कलर है, क्योंकि हमारे रूम के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो रेगुलरली उस लाइट को एमिट करते हैं, और साथ ही साथ हमारे रूम के जो वॉल्स और विंडोज़ होते हैं वो भी उनकी उस लाइट को हमारी आइज़ के अंदर रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, जिसकी वजह से हमें पता चलता रहता है कि लाइट का ये क्या कलर है। लेकिन अगर लाइट बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करती है, तब हमें पता चलता है कि लाइट इनविजिबल नेचर की होती है। और यही रीज़न है जब भी हमें स्पेस से आती हुई इमेजेस नज़र आती हैं। अब लेट्स से कि हमारे सोलर सिस्टम की इमेजेस हमें भेजी गई हैं सैटेलाइट्स की हेल्प के साथ, तो हमारा पूरा सोलर सिस्टम कैसे नज़र आता है, सन नज़र आता है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ऐसे करते करते सारे प्लैनेट्स हमें नज़र आ जाते हैं, राइट। लेकिन जो स्पेस है सन और मरकरी के बीच में, उसमें पूरा वाइट पोर्शन रहता है, लेकिन मरकरी और वीनस के बीच का जो स्पेस रहता है वो डार्क नज़र आता है, ब्लैक कलर का नज़र आता है। तो क्या सन से आने वाली लाइट ने मरकरी तक का ही डिस्टेंस कवर किया, क्या उसने वीनस तक का डिस्टेंस कवर नहीं किया? फिर मरकरी और वीनस के बीच के स्पेस तो हो गया, अब वीनस और अर्थ के बीच की स्पेस भी ब्लैक नज़र आती है, डार्क नज़र आती है। क्यों? क्योंकि वीनस और अर्थ के बीच की स्पेस में जो तो छोटे छोटे ऑब्स्टेकल्स रहते हैं वो तो हमें नज़र आ जाते हैं, छोटे छोटे पत्थर नज़र आ जाते हैं, एस्ट्रॉइड्स नज़र आ जाते हैं, मिटियोर्स पता चल जाते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे ऑब्स्टेकल्स तो हमें दिखाई देते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्पेस जो है, ज़्यादातर जो कलर है वो ब्लैक क्यों नज़र आता है? बिकॉज लाइट इज़ ट्रैवलिंग फ्रॉम सन to earth, but light is invisible in nature and there is no obstacle when coming in the way of the light, then it remains invisible in nature, and when the light strikes the planet, जब भी वो लाइट किसी प्लैनेट को स्ट्राइक करेगी या किसी ऑब्स्टेकल को स्ट्राइक करेगी, तो वो प्लैनेट या वो ऑब्स्टेकल या मिट्योर है या कॉमेट है वो हमें विजिबल हो जाएगा। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर कि लाइट की खुद की कोई भी नेचर नहीं है, मतलब कोई इसकी इनविजिबल नेचर है, ये विजिबल नेचर की नहीं होती है, लेकिन जैसे ही ये चीज़ों पे गिरती है तो वो चीज़ें हमें नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है हमारे पास। अगर आप ये रात वाला एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते हो तो हमारे पास पंजाब में अवेलेबल है साइंस सिटी, जहाँ पर इसका पूरा प्रोजेक्ट लगा हुआ है। वहाँ पे उन्होंने लाइट ट्यूब लगा रखी है, इन्फिनिट लाइट ट्यूब लगी हुई है। अगर आपको कभी भी चांस मिले तो आप उसको विजिट कर सकते हैं, और उस पर लिखा हुआ है इंसर्ट योर हैंड। जैसे ही आप उस ट्यूब के अंदर अपना हाथ अंदर डालते हो तो आपको नज़र आता है कि इसके अंदर लाइट है। बाहर से देखते रहते हो तो आपको लाइट नज़र नहीं आती है। सो this project also shows that light is invisible in nature, but जैसे ही चीज़ों के ऊपर गिरती है it makes the things visible to everyone. Now light travels with the speed of
3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन एयर और वैक्यूम। लाइट बहुत फास्ट ट्रेवल करती है। कितनी स्पीड है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब जो लाइट है ये क्या करती है, 3 के साथ आप 8 ज़ीरोस लगा दो, 5 6 7 8, इतने मीटर कवर कर लेती है एक ही सेकंड के अंदर। तो जो लाइट है इट ट्रेवल्स वेरी फास्ट एंड इट ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और ये स्पीड कहाँ पे है? जो हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर एयर है या एटमॉस्फेयर है अर्थ का, उसमें इसकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। या वैक्यूम, वैक्यूम का क्या मतलब होता है? जहाँ पे कोई भी मीडियम अवेलेबल नहीं है वहाँ पे भी लाइट की स्पीड कितनी रहती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अभी लाइट के बारे में और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, कोई कंसेप्ट्स हैं जो हमें क्लियर करने हैं। पहला क्या है? लाइट कमिंग फ्रॉम सन हैज़ 7 कलर्स। अब हम कहते हैं हमें तो सन से आने वाली लाइट से वाइट कलर में नज़र आती है, तो 7 कलर्स कहाँ से आ गए? मैंने 7 कलर्स के नाम लिखे हुए हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। दैट इज़ विबग्योर के नाम से हम इसको याद रख सकते हैं। तो ये 7 कलर्स सनलाइट से ही आए हैं, वाइट कलर की हैं। जब ये 7 के 7 कलर्स एक एक्चुअल प्रोपोर्शन में मिक्सअप हो जाएंगे तो ये हमें वाइट कलर ही देंगे। और इसका प्रूफ हमें मिलता है नेचर से ही। जब भी बारिश होके हटती है और उसके बाद एकदम से सन जैसे ही राइज करता है, जैसे ही हिडन सन सामने आता है, तो क्या होता है, सन की जैसे वो लाइट ड्रॉपलेट्स से रेन ड्रॉप्स के अंदर से पास करती है तो सन की वो वाइट लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट अप हो जाती है और हमें रेनबो नज़र आती है। और इसका पैटर्न क्या है याद रखने का? विबग्योर, वी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज एंड आर से रेड। और जो रेड है ये इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और वायलेट कलर जो होता है इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। सो वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी आर द टर्म्स विच यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन क्लास 9th। और ये साउंड चैप्टर में आपने लर्न करी हुई थी कि वेवलेंथ क्या होती है और फ्रीक्वेंसी क्या होती है। एंड यू शुड गो बैक टू दैट कंसेप्ट कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ किस तरीके से वेरी करते हैं। तो डिफरेंट कलर्स की डिफरेंट वेवलेंथ्स होती हैं। वायलेट की सबसे स्मॉलेस्ट वेवलेंथ होती है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, और रेड की सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है या लार्जेस्ट वेवलेंथ है। तो ये आपको दोनों पॉइंट्स याद रखने हैं। नाउ एक और चीज़ है, एक और पॉइंट है लाइट के रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट। वो क्या है? व्हेन वाइट लाइट फॉल्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब्स 6 कलर्स एंड रिफ्लेक्ट्स 1 कलर। अब जब वाइट लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरती है तो क्या करेगी? वो ऑब्जेक्ट क्या करता है? वो कुछ कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ कलर्स को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। लेट अस से कि आपके पास सनफ्लावर है। अब आपको सनफ्लावर का कलर नज़र आता है येलो, ठीक है, एब्सोल्युटली आप सबको पता है सनफ्लावर का कलर क्या होता है हमारे पास? येलो। सो सनफ्लावर का कलर जो है वो येलो क्यों होता है? क्योंकि जो सनफ्लावर कर रहा है वो क्या कर रहा है, इसने सन से आने वाली 7 लाइट्स जो वाइट लाइट फॉर्म कर रही हैं उन 7 लाइट्स में से 7 कलर्स में से 6 कलर्स को एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन येलो कलर की लाइट को वापस एयर में भेज दिया। और जब येलो कलर हमारी आईज में गया तो हमें सनफ्लावर येलो कलर का नज़र आना शुरू हो गया। फिर इसी तरह से रोज़ हमें रेड कलर का क्यों नज़र आता है? क्योंकि सन से आने वाली वाइट लाइट के 6 कलर्स रोज़ जो है एब्जॉर्ब कर लेता है और रेड कलर जो है अकेला ऐसा कलर है रेड कलर जिसको वो रिफ्लेक्ट करता है। अब जब रोज़ ने रेड कलर को रिफ्लेक्ट किया तो हमारी आईज़ में एंटर किया रेड कलर, तो रोज़ का कलर भी क्या हो गया? रेड। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वाई सनफ्लावर अपीयर्स येलो इन कलर और वाई सनफ्लावर और वाई रोज अपीयर्स रेड इन कलर। तो हमें पूछा जा सकता है कोई एक ऑब्जेक्ट इस पर्टिकुलर कलर का क्यों नज़र आता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई ऑब्जेक्ट है वो कोई 4 कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, बचे हुए 3 कलर्स को रिफ्लेक्ट कर देता है। जो बचे हुए 3 कलर्स का कॉम्बिनेशन हुआ, अब मान लो 3 कलर्स का कॉम्बिनेशन होकर हमारे पास कलर आ गया कोई टील कलर आ गया। टील कलर जो होता है वो ग्रीन की कैटेगरी में रहता है। लेट्स से कि तीन कलर के मिक्सचर्स ने हमें टील कलर दे दिया, तो अब वो ऑब्जेक्ट हमें टील कलर का नज़र आएगा, राइट। तो जैसे पिंक है, पिंक इस कैटेगरी में नहीं है, विबग्योर में पिंक कलर नहीं है, तो पिंक कलर कैसे नज़र आता है?
कुछ कलर्स जो हैं वो एब्जॉर्ब हो गए, कुछ कलर्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट हो गए। जब जो कलर्स, लेट से 2 कलर रिफ्लेक्ट हो गए, रेड और येलो रिफ्लेक्ट हो गए, लेट से अगर रेड और येलो रिफ्लेक्ट हो गए तो उसके कुछ मिक्सचर ऐसा हुआ, रेशो और प्रोपोर्शन कुछ इस तरीके से हुआ कि मिक्सिंग होने के बाद वो कलर पिंक में चेंज हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें डिफरेंट कलर्स जो हैं वो नज़र आते हैं जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट या तो किसी एक कलर को रिफ्लेक्ट बैक करता है, इन सातों में से किसी एक कलर को रिफ्लेक्ट करता है, तब हमें उस पर्टिकुलर कलर का ऑब्जेक्ट नज़र आता है। और या तो फिर वो कोई कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स को रिफ्लेक्ट बैक करता है, अब वो कॉम्बिनेशन बन के जैसा कलर नज़र आया तो वैसा ऑब्जेक्ट का कलर हो जाता है। लेकिन अब क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इफ ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब्स ऑल द कलर्स? ऐसा कुछ हो जाए कि ऑब्जेक्ट सारे के सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर ले, फिर क्या करेंगे? तो इन दैट केस इफ ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब्स ऑल द कलर्स एंड इट इज़ नॉट रिफ्लेक्टिंग एनीथिंग, अब हमारी आंखों में तो कोई कलर गया ही नहीं, रिफ्लेक्शन हुई ही नहीं, तो हमारी आंखों में कोई कलर गया ही नहीं। जब तक हमारी आंखों में कोई कलर नहीं गया तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑब्जेक्ट विल अपीयर ब्लैक इन कलर। तो जो ऑब्जेक्ट ब्लैक नज़र आता है वो इसीलिए नज़र आता है क्योंकि अब उसने कोई भी कलर रिफ्लेक्ट बैक नहीं किया। और कोई ऑब्जेक्ट हमें वाइट नज़र आता है तो क्यों नज़र आता है? उसने 7 के 7 कलर्स रिफ्लेक्ट कर दिए। उस ऑब्जेक्ट से आने वाले सारे के सारे कलर्स, उस ऑब्जेक्ट ने 7 के 7 कलर्स को वापस भेज दिया कि मुझे किसी कलर को एब्जॉर्ब नहीं करना है और किसी एक पर्टिकुलर को नहीं भेजना है, मुझे सारे के सारे कलर्स को वापस भेजना है। जब सारे के सारे सातों के सातों कलर्स जब ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट कर देता है तो वो कलर हमारा वाइट कलर बन जाता है। सो ऑब्जेक्ट विल अपीयर वाइट इन कलर इफ इट विल रिफ्लेक्ट ऑल कलर्स, वाइल इट विल अपीयर ब्लैक इफ इट विल एब्जॉर्ब ऑल द कलर्स। तो कोई भी ऑब्जेक्ट वाइट तब नज़र आएगा जब वो सारे के सारे 7 कलर्स को रिफ्लेक्ट कर देगा, और कोई ऑब्जेक्ट हमें ब्लैक तब नज़र आएगा जब वो सारे के सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेगा। और हमें एक और चीज़ याद रखनी है लाइट के बारे में, दैट इज़ लाइट हैज़ डुअल नेचर। डुअल नेचर का मतलब क्या है? 2 तरीके की नेचर शो करता है। डुअल का मतलब डबल, लाइट की डबल नेचर होती है। एक होती है पार्टिकल नेचर और एक होती है वेव नेचर। अब पार्टिकल नेचर का मतलब क्या है? पार्टिकल नेचर का मतलब है लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन को समझते हैं कैसे? ये लाइट सीधी सीधी जाएगी ऐसे, अगर इस लाइन में जा रही है ऐसे जाएगी, ऐसे जा रही है तो ऐसे ही जाएगी, कहीं मुड़ेगी नहीं। तो इसको हम कहते हैं पार्टिकल नेचर। एंड वेव नेचर का मतलब है जब भी लाइट ट्रैवल करती है वो वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है। कैसे? एक क्रेस्ट बन गई, एक ट्रफ बन गई, इस तरीके से, फिर क्रेस्ट बन गई और ट्रफ बन गई, तो ये वेव नेचर हो जाती है। अब ये डुअल नेचर के बारे में मैंने क्यों बताया? अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास पार्टिकल नेचर है लाइट की, दैट इज़ इट विल ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन और इट विल ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ वेव। कैसे पता चलेगा? अब आप एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। फिर से आप क्या करिए, एक कैंडल लीजिए, कैंडल को लाइट अप कीजिए। कैंडल लाइट अप करने के बाद आपको उस कैंडल को व्यू करना है। कैसे व्यू करना है? लेट मी मेक दिस डायग्राम। लेट्स से कि ये आपकी एक कैंडल है और ये फ्लेम आपने इसको लिट करके, इसकी फ्लेम है कैंडल की। अब कैंडल की फ्लेम को ऑब्जर्व करना है। कैसे ऑब्जर्व करेंगे? एक ऐसी पाइप से, पेपर पाइप बना लीजिए, दूर से आप इसको ऑब्जर्व करेंगे और अपनी आइज़ को सिंपली यहाँ पे प्लेस करके तो आपको ये फ्लेम नज़र आ जाएगी। नाउ यू जस्ट नीड टू बेंड दिस पाइप। अब इस पाइप को बेंड करते हैं थोड़ा सा। सेकेंड टाइम में आप इसको बेंड करेंगे ऐसे, और ऐसे। अब यहाँ पे, अब नीचे वाले पोर्शन से आप अपनी इस कैंडल फ्लेम को ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए। आपकी आई यहाँ पे आएगी और ये आपके पास कैंडल फ्लेम का ऑब्जर्वेशन। तो अब आपको ये कैंडल फ्लेम नज़र नहीं आएगी। तो ये एक्सपेरिमेंट आपको प्रूव करेगा पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट कि जो लाइट है वो ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे पार्टिकल नेचर का मतलब होता है कि लाइट के पास एनर्जी पैकेट्स होते हैं और हम इन एनर्जी पैकेट्स को बोलते हैं फोटोन्स। और ये फोटोन्स कैसे मूव करते हैं? स्ट्रेट लाइन में। और कितनी स्पीड के साथ? एनर्जी पैकेट्स आर कॉल्ड फोटोन्स
These travel in a straight line with the speed of 3 into 10 raised to power 8 meter per second इन एयर और वैक्यूम। और इसी को कहते हैं कि यह पार्टिकल नेचर है। हमारा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को कंफर्म करता है। वेव नेचर जो है, इसमें आपकी लाइट जो है क्रेस्ट और ट्रफ की फॉर्म में ट्रेवल करती है। इसका प्रूफ आपके पास मिलेगा, लेकिन यू विल गेट दिस प्रूफ इन क्लास 12th। तो मैं अभी वेव नेचर के बारे में बात नहीं करूँगी, अभी हम सिर्फ बात करेंगे पार्टिकल नेचर की, क्योंकि हमारे सिलेबस में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के दोनों फिनोमिनास जो हैं वो पार्टिकल नेचर को कंफर्म करते हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अब एक और चीज़ क्लियर करती हूँ मैं यहाँ पे कि अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है तो इस वेव फॉर्म में कैसे लाइट ट्रेवल करेगी। मैंने आपको कहा है लाइट की डुअल नेचर है, डबल नेचर। डबल नेचर से क्या मतलब है? डबल नेचर का मतलब है कि दो तरह की नेचर है। दो तरह की नेचर होने का मतलब जब एक नेचर नज़र आती है तब दूसरी नेचर नज़र नहीं आती, जब दूसरी नेचर नज़र आती है तो पहली नेचर नज़र नहीं आती। जब लाइट ट्रेवल करेगी स्ट्रेट लाइन में, दैट इज़ जब लाइट शो करेगी अपना पार्टिकल नेचर, तब लाइट वेव नेचर को शो नहीं कर पाएगी। और जब लाइट शो करेगी अपना वेव नेचर, तब वो अपने पार्टिकल नेचर को शो नहीं कर पाएगी। सो दिस इज़ all the fact about a light. Now we need to understand what the reflection is. Since reflection and refraction are two different terms and we need to understand both the terms, हम पहले शुरू करेंगे रिफ्लेक्शन से। सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब है जब लाइट एक मीडियम से आती है। मीडियम का मतलब समझते हैं, लेट अस से कि ये एक बाउंड्री है जो एयर और वाटर को सेपरेट कर रही है। तो अब हुआ क्या, एयर और वाटर को सेपरेशन कर रही है, ऐसी एक बाउंड्री है। अब हुआ क्या, लाइट है ये आई, एयर में से आई। आपको पता है एयर में से आएगी क्योंकि अर्थ जो है, अर्थ के अराउंड अर्थ पूरी की पूरी सराउंडेड है एटमॉस्फेयर के साथ। इसके अराउंड एक गैशियस स्फीयर है, एक गैशियस इन्वेलप है, और उस गैशियस इन्वेलप में से ही जो सनलाइट है वो पास होके पहुंचती है। अब इस लाइट का कुछ पोर्शन एयर में ही वापस चला जाता है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये रिफ्लेक्ट हो गया। अगर इस लाइट का कुछ पोर्शन एयर में ही वापस चला गया, एयर में से आने के बाद एयर में ही वापस चला गया, तो ये हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गई। तो ये हो गई हमारी रिफ्लेक्टेड रे। एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आपको लाइट को स्टडी करना है, जब भी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन स्टडी करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट है एरोहेड्स को रखना। एरोहेड्स का ध्यान इसलिए रखेंगे क्योंकि अगर हम एरोहेड्स नहीं बनाएंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा लाइट कहाँ से आई और कहाँ को गई। तो ये रे ऑफ लाइट कैसे बनाएंगे? एक सीधी लाइन, उसके ऊपर एरोहेड, क्योंकि एयर में से आ रही है और कुछ पोर्शन इसका वापस एयर में चला गया, तो ये बन गई हमारी रिफ्लेक्टेड रे, और ये वाली रे बन गई इंसिडेंट रे। तो इसी तरीके से हो सकता है कुछ पोर्शन पानी में भी जाए। अब अगर कुछ पोर्शन पानी में चला गया, अब लाइट क्या करेगी? अपना रास्ता बदलेगी। कैसे रास्ता बदलेगी? आप देखो, लेट्स से कि ये हमारे पास एक सीधी लाइन है, इसी से हमें पता चलेगा कि लाइट अपना रास्ता कैसे बदलती है। अब वाटर में आने के बाद हो सकता है इसको ऐसे सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा होगा नहीं कि लाइट ऐसे सीधी निकल जाए। लाइट की ये रे सीधी नहीं निकलती है, तो क्या करती है लाइट की ये रे? ये बेंड हो जाती है, अपने रास्ता थोड़ा सा बदल लेती है, ऐसे ये इस सीधी लाइन की तरफ थोड़ा सा बदल जाती है। तो अब ये रे को हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, और इसको हम बोलते हैं कि ये रिफ्रैक्शन हो गई। सो दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, और हम कहते हैं कि ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। तो हमें मतलब समझ में आया कि रिफ्लेक्शन क्या है। रिफ्लेक्शन का मतलब है डिसेंडिंग बैक ऑफ लाइट रे after striking a surface in a same medium is called reflection.
जब लाइट रे का सेंड बैक करना उसी मीडियम में जिस मीडियम से लाइट आई है सरफेस से स्ट्राइक होने के बाद उसको हम कहते हैं कि रिफ्लेक्शन है। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे कहेंगे? सो रिफ्रैक्शन क्या है? द सेंडिंग ऑफ, इसमें सेंडिंग वर्ड नहीं यूज़ करेंगे, इसमें बेंडिंग यूज़ करेंगे। द बेंडिंग ऑफ लाइट रे आफ्टर striking a surface is called refraction of light। तो बेंडिंग का मतलब क्या हुआ? बेंडिंग का मतलब अपने रास्ते को बदल लेना। अब इसका रीज़न समझते हैं। रिफ्लेक्शन तो बहुत ध्यान से हमें समझ में आ ही जाता है कि क्या है, एक सरफेस के साथ लाइट हिट की और उस सरफेस ने अपने अंदर तो जाने नहीं दिया। अब वुडन टेबल ले लो, जैसे ये वुडन टेबल है, लाइट रे आई, अब ये वुडन टेबल अपने अंदर थोड़ी लाइट को जाने देगा, तो क्या होगा, ये लाइट जो है ये वापस ऐसे चले जाएगी, तो वापस चले गई एयर में, तो वो तो रिफ्लेक्शन हो गई, क्योंकि उस पर्टिकुलर बॉडी ने अपने अंदर लाइट को पास ही नहीं होने दिया। लेकिन अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर तो अपने अंदर लाइट जाने देता है, लेकिन ये लाइट सेम रास्ते पे को फॉलो नहीं करेगी, सेम तरीके से नहीं जाएगी, ये बेंड हो जाएगी। तो इस बेंडिंग ऑफ लाइट को हम क्या कहते हैं कि ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो गई। अब कारण समझते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर हमें समझ में आएगा कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे हुई। एग्जाम्पल ये है कि लेट्स से यू पीपल आर राइडिंग अ स्कूटर, एक्टिवा राइड कर रहे हो, कोई स्कूटी राइड कर रहे हो, या कोई बाइक राइड कर रहे हो। अब आप जब राइडिंग कर रहे हो तो उस टाइम पे आप राइड कर रहे हो हाईवे पे, जहाँ पे बिल्कुल ट्रैफिक जैम नहीं है, ट्रैफिक लाइट्स नहीं है, और तब आपकी स्पीड क्या होगी, बहुत ज़्यादा। लेट्स से कि आप 70 और 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ड्राइव कर रहे हो, और जैसे ही आप किसी सिटी में एंटर करोगे तो आपको ट्रैफिक जैम होना शुरू हो जाएगा, आपको दिखना शुरू हो जाएगा ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे व्हीकल्स हैं। तो अब क्या होगा, धीरे धीरे आपकी जो स्पीड है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। अब आपको ब्रेक्स लगानी पड़ेंगी। अब आप 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ड्राइव नहीं कर सकते हो, रशी एरिया है, तो आपकी स्पीड कहीं 30 किलोमीटर पर आवर होगी, कहीं 20 किलोमीटर पर आवर होगी, और कहीं कहीं तो आपको बिल्कुल रुकना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे आपकी स्पीड ऑफ लाइट कम हो गई। यहाँ पे हम समझते हैं कि जैसे ही आप ट्रैफिक एरिया में गए तब आपकी स्पीड कम हो गई। सिमिलरली जब लाइट वाटर में एंटर करी तब उसकी स्पीड कम हो गई, जिसकी वजह से लाइट का रास्ता थोड़ा सा बदल गया। और जो बेंडिंग ऑफ लाइट हुई वो किसकी वजह से हुई, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो रिड्यूस हो गई जैसे ही वो दूसरे मीडियम में एंटर करी। तो इसको हम कहते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो गई। तो कारण क्या हुआ, बेंडिंग ऑफ लाइट होने का कारण क्या हुआ कि जो वेलोसिटी है लाइट की वो रिड्यूस हो गई। जब लाइट की वेलोसिटी कम हो गई तो उस केस में बेंडिंग ऑफ लाइट हो गई। सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन स्पीड ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर मीडियम। तो यही डिफरेंस है हमारा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में, कि रिफ्लेक्शन के केस में जो बॉडी है वो वापस भेज देती है पूरी लाइट रेज को, लेकिन रिफ्रैक्शन के केस में जो बॉडी है वो अलाउ करती है लाइट को कि वो उस लाइट जो है उसमें से पास हो जाए। लेकिन जब पास होने की परमिशन देती है तो लाइट की स्पीड स्लो डाउन हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा है। अब उस रश को भी पकड़ते हैं कि ये वर्ड्स हमें क्या इंडिकेट करते हैं, तो वो वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से बेंडिंग ऑफ लाइट होती है। बेंडिंग ऑफ लाइट होने की वजह क्या है कि स्पीड ऑफ लाइट बहुत कम हो गई है। सो यहाँ से हम डिफाइन करेंगे कुछ वर्ड्स को। एक ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, एंड दूसरा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। अब ऑप्टिकली रेयरर मीडियम क्या होगा, वो मीडियम जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी, हैज़ ग्रेटर स्पीड ऑफ लाइट। और ऑप्टिकली रेयरर मीडियम क्या होगा, हैज़ लेसर स्पीड ऑफ लाइट। तो कैसे समझ में आएगा, जैसे लेट्स से कि मैं कहती हूँ जब वाटर के अंदर लाइट ट्रेवल करती है तो उसकी स्पीड होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लेकिन जब ग्लास के अंदर लाइट ट्रेवल करती है तब उसकी स्पीड हो जाती है 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब 10⁸
8 इसके पास भी है, 10⁸ इसके पास भी है, तो क्या पता चलेगा कौन सा ऑप्टिकली डेंसर है और कौन सा ऑप्टिकली रेयरर है? कैसे पता चलेगा? जो ग्लास है इसका ये मैग्नीट्यूड कितना है 1.5 और वाटर के लिए यहाँ पे वैल्यू कितना है 2। हमें पता है 2 बड़ा है 1.5 से, तो 2 किसके लिए लिखा हुआ है? वाटर के लिए, और ग्लास के लिए कितना लिखा है 1.5। तो 2, ये स्पीड ऑफ लाइट जो है वो ग्रेटर है वाटर के लिए और स्मॉलर है ग्लास के लिए, इसलिए हम कहेंगे कि वाटर इज़ ऑप्टिकली रेयरर मीडियम इन कंपैरिजन टू द ग्लास। तो ग्लास के कंपैरिजन में वाटर ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है, या हम ये कहेंगे ग्लास इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम इन कंपैरिजन टू द वाटर। जो ग्लास है वो वाटर के कंपैरिजन में गहरा है, मतलब इसके पार्टिकल्स, इसके मॉलिक्यूल्स पास पास हैं, डेंसर है। सो ग्लास इज डेंसर मीडियम इन कंपैरिजन टू वाटर, और वाटर इज रेयरर मीडियम इन कंपैरिजन टू ग्लास। तो एयर के कंपैरिजन में तो दोनों ही डेंसर हैं। सो अगर एयर की बात करते हैं, एयर में तो हमने कहा है कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो सबसे रेयरर मीडियम हुआ एयर, एयर से डेंसर हुआ वाटर, और सबसे डेंसर हुआ ग्लास, क्योंकि जितनी ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट उतना रेयरर मीडियम, तो जितनी कम स्पीड ऑफ लाइट उतना डेंसर मीडियम। सो I hope you have understood the facts about light and the terms reflection and refraction, and we will continue further, but let me know if you have understood the concepts in your comment section, and do not forget to press like, subscribe and share button, and just let me know if you have understood these concepts. Only then I will make the further videos on the reflection and the refraction to cover the chapter in detail. Thank you for watching.